हेलो दोस्तों, एनसीए एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने स्वर पढ़ा था और स्वर में हम लोगों ने लास्ट जो आधार पढ़ लिया था वो तालु के आधार पर पढ़ लिया था। अब हमारा एक आधार और बचा है, बस थोड़ा सा बचा, उसके बाद हमारा स्वर कंप्लीट हो जाएगा। फिर किसी भी बुक से आप आराम से तैयारी कर सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो जो पढ़ाया गया है, ठीक है, वो कंटेंट आपको कितना अवेलेबल हो रहा है, कितना आपको मिल रहा है बुक से, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट रह गया था वो रह गया था अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का प्रकार या स्वरों के भेद। क्या रह गया था? अनुनासिकता। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का भेद। तो अनुनासिकता के आधार पर जो स्वर होते हैं वो हमारे दो होते हैं। आपको बिल्कुल रटना नहीं, अच्छे से समझते रहना और लिखने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी लोग आप ये देख रहे हो वो सारे के सारे लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। तो दो होते हैं। पहला आपका कौन सा होता है? जो पहला होता है वो होता है अनुनासिक स्वर, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा निर्नुनासिक। जो दूसरा होता है वो होता है निर्नुनासिक, ठीक है। मैंने आपको बताया अनुनासिकता के आधार पर स्वरों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है अनुनासिक और दूसरा है निर्नुनासिक, ठीक है। अब देखो इनको कैसे ध्यान रखना है, कोई भी आपको रट्टा नहीं मारना है। हम लोगों ने पढ़े थे जो हमारे मूल स्वर होते हैं वो कितने? 11। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आ और ये ई, ठीक है, मैंने ये लिख दिया डॉट डॉट डॉट। ये आपके 11 आपको अच्छे से पता ही है। अगर हमारे मूल स्वरों के ऊपर चंद्रबिंदी का प्रयोग कर दिया जाए, अगर हमारे मूल स्वरों के ऊपर चंद्रबिंदी का प्रयोग कर दिया जाए तो दिए गए सभी स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और इन्हीं 11 मूल स्वरों के ऊपर कोई भी चंद्रबिंदी का प्रयोग न किया जाए तो दिए गए सभी स्वर हमारे क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक। आप समझ गए होंगे, बड़ी आसान सी परिभाषा है कि अगर 11 स्वरों के ऊपर, जो हमारे मूल 11 स्वर होते हैं, इनके ऊपर चंद्रबिंदी का प्रयोग कर दिया जाएगा तो इन्हें कहेंगे अनुनासिक स्वर, और अगर इनके ऊपर चंद्रबिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो हम लोग इन्हें कहेंगे क्या? निर्नुनासिक। अच्छे समझ आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो जो इतने आधार थे वो तो आपके समाप्त हो गए हैं, कुछ अन्य स्वर बचे हुए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा बचा हुआ है संयुक्त स्वर। अन्य स्वरों में हम लोग पहले स्वर की बात करेंगे और वो पहला स्वर है हमारा कौन सा? संयुक्त स्वर। हिंदी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई होती है। संयुक्त का मतलब होता है साथ में मिलना, ठीक है। तो अब देखो साथ में मिलना का मतलब क्या है कि जब दो स्वर वर्ड, अच्छे सुन लेना, जब दो स्वर वर्ड मिलकर एक तीसरे नए स्वर वर्ड की स्थापना करते हैं या रचना करते हैं या निर्माण करते हैं, तब उन स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी? 4 होती है। देखिए कौन कौन से होते हैं। ये होता है ए, ऐ, और ये ओ, औ। ये 4 स्वर वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो ए है, बताओ याद रखने का तरीका क्या होता है? इन चारों में सबसे पहले छोटा आ, छोटा आ, छोटा आ और छोटा आ कर देंगे, आप लिख लेंगे। उसके बाद ए का निर्माण होता है छोटा आ और छोटी ई से, और इस बड़ी ए का निर्माण होता है छोटा आ प्लस ये वाली ए से निर्माण होता है, और ओ का निर्माण छोटा आ प्लस ऊ से होता है, और ओ का निर्माण क्या होता है? आ प्लस ये वाला ओ ले लो। तो आप बस एक या दो बार लिख के देखोगे, आपको कंप्लीट हो जाएगा कि क्या। अब देखो अच्छे सुनो, जब दो स्वर वर्ड मिलकर, दोनों के दोनों स्वर हैं, जब दो स्वर वर्ड मिलकर भाई प्लस का चिन्ह मतलब मिला रहा है, ठीक है। जब दो स्वर वर्ड मिलकर एक तीसरे नए स्वर वर्ड का निर्माण कर देते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? ए, ऐ, ओ, अ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो अगला पॉइंट है हमारा वो है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस भी किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं आगत स्वर। जिसको हम लोग बोलते हैं आगत स्वर, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं मेहमान स्वर, जिसको हम लोग बोलते हैं विदेशी स्वर,
ग्रहित स्वर, काफी सारे इसके नाम हैं, ठीक है। देखो आगत का मतलब क्या होता है, आगत, गत का मतलब आना, ठीक है। आगत का मतलब हो गया आना, कहां से आया है, बाहर से आया। बाहर का मतलब कैसे पता लगा, देखो विदेशी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है अन्य, और पीछे लगा हुआ है क्या, देशी, देशी मतलब देश का, यानी देश का तो है लेकिन कैसा, वी का मतलब अन्य, यानी अन्य देश से आया हुआ कोई वर्ड, ठीक है। जब अन्य देश से आया हुआ स्वर वर्ड हमारी वर्डमाला में सम्मिलित हो जाता है तो उसी को नाम दे दिया गया आगत स्वर, मेहमान स्वर या विदेशी स्वर। जब भी कोई बाहर से आता है तो हमारे लिए वो क्या कहलाता है, मेहमान कहलाता है, ठीक है। विदेशी बाहर से आया तो सीधी बात है विदेशी, आगत का मतलब आया हुआ है, तो कोई भी परिभाषा में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, देखो ये होती है आ और ओ के बीच की ध्वनि जिसको हमने नाम दे दिया गया है क्या, ओ, और इसी ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, आगत स्वर, मेहमान स्वर, विदेशी स्वर या ग्रहित स्वर। जैसे हम लोग इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा डॉक्टर, जैसे मैंने लिखा यहां पर हॉट, जैसे मैंने लिखा यहां पर कॉफी, काफी और कॉफी, ठीक है, दोनों में अंतर होता है तो इसलिए इनका यहां पर प्रयोग कर दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि आगत स्वर ओ होता है, ठीक। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला देखो हमने एक पॉइंट और था, डिस्कस भी किया था जब हम लोग स्वर के प्रकार, स्टार्टिंग वाले प्रकार पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने यहां पर एक चीज, जब हम लोग स्वरों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, जो अंग और आह के बारे में पढ़ रहा था जिसको हम लोग अयोग वाह बोलते हैं, हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखो ये रहा अयोग वाह, मैंने आपको हल्का फुल्का बताया था, अब अच्छे से समझ लो इसकी डेफिनेशन और क्या इनका यूज होता है, ठीक है। देखो इसका अगर संधि विच्छेद करें तो क्या आ जाएगा, आ प्लस का योग प्लस का वाह। आ उपसर्ग का मतलब क्या होता है हिंदी में, नहीं। योग का मतलब क्या होता है, जुड़कर। वाह का मतलब क्या होता है, वहन होना, ठीक है। यानी वो सभी वर्ड जो जुड़कर वहन नहीं होते हैं, किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं, ये व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं। अगर ये व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं तो किसके साथ होते हैं, ये होते हैं स्वर वर्ड के साथ जुड़कर वहन होते हैं और व्यंजनों के साथ नहीं होते हैं। वहन होने का मतलब क्या होता है कि इन जो अयोगवाह वर्ड होते हैं, ये जो दो अयोगवाह वर्ड होते हैं, इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है, स्वरों के साथ होता है। मैंने बताया अयोगवाह दो होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका अंग और दूसरा होता है आपका क्या, आह। जो अंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनुस्वार, अंग को बोलते हैं अनुस्वार और आह को क्या बोलते हैं, विसर्ग। अब अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, अयोगवाह, आ योग प्लस वाह, आ का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़कर, वाह का मतलब वहन होना। यानी जो जुड़कर वहन नहीं होते हैं, किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं, मतलब किसके साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं, व्यंजनों के साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं, तो किए किसके साथ जाते हैं, स्वर के साथ किए जाते हैं। अयोग वाह वर्ड होते कितने हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंग और आह होते हैं। अंग को क्या नाम दिया गया, अनुस्वार, और आह को नाम क्या दिया गया, विसर्ग, ठीक है। अब हमारा बस एक अंतिम पॉइंट बचा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा स्वर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे व्यंजन की ओर। तो लास्ट हमारा बचा है कि हम जो स्वर हमने जितने भी पढ़े हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो हमारी जो हेडिंग होगी वो होगा स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको बनाता हूं, सबसे पहले होता है वर्ग, फिर होता है आपका उच्चारण स्थान, और उसके बाद होते हैं हमारे स्वर वर्ड जो यहां पे लिखे होते हैं, ठीक है। स्वर वर्ड आएंगे दो, इसमें योग बहा भी आ जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी है हमें, ठीक है। तो देखो वर्ग में क्या आता है, जैसे भी हम
स्टार्टिंग में जब हम लोग कोई भी वर्ड बोल रहे होते हैं तो सबसे पहले देखो आप प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, पेट यानी उदर में। उदर से होती हुई जो हमारी श्वास वायु है कहाँ पर पहले, सबसे पहले जो वायु है कहाँ पर टकराती है, कंठ पे। उसके बाद सीधी जाके टकराती है हमारा जो ऊपर देखो जीभ से लगा के देखो चिकना भाग है उसको बोलते हैं तालू। तालू के बाद जो उठा हुआ भाग है वो क्या, मसूड़ा, जिसको हम लोग मूर्धा बोलते हैं। और मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ, और यहाँ से निकलती हुई ये बाहर चली जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो वर्ग में क्या आएगा, सबसे पहले कहाँ टकराती है, कंठ पे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा कंठ्य पहला। उसके बाद कहां पर टकराती है, कंठ से सीधा तालु पे, तो मैं यहां लिखूंगा तालव्य। ठीक है, और तालव्य के बाद सीधा कहां पर जाती है, मूर्धा, तो जिसको हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य। और मूर्धा के बाद क्या आता है, दंत, दांत। लेकिन किसी भी स्वर वर्ड का जो उच्चारण है वो दांत से नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दंत हमारा नहीं आएगा। और दंत के बाद फिर हमारा क्या आ जाएगा, ओष्ठ। दंत के बाद हमारा आ जाएगा ओष्ठ, और ओष्ठ के बाद क्या जाता है, अब मिला के बोले जाते हैं। हमने संयुक्त पढ़े थे ना, संयुक्त स्वर, तो उन्हें मिला के बोला जाता है, जैसे कंठ और तालु से और कंठ और ओष्ठ से। तो मैं क्या लिखूंगा, ये ओष्ठ। उसके बाद कंठ तालव्य, और फिर एक आता है कंठ ओष्ठ, और एक वर्ड रहता है नासिक्य। नासिक्य। अब देखो ये तो होते हैं वर्ग। अब इनका उच्चारण स्थान क्या, कंठ का मतलब ये कंठ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है, वर्ग का। वर्ग ऐसे लिखे जाते हैं, उच्चारण स्थान ये होता है हमारा शुद्ध रूप। ठीक है, ये कंठ। तालव्य को क्या बोलेंगे हम लोग, तालु। ठीक है, मूर्धन्य को क्या बोलेंगे, मूर्धा। और यहां पर ओष्ठ को क्या बोलेंगे, सिर्फ ओष्ठ। और यहां पर कंठ तालव्य को क्या बोलेंगे, कंठ तालु। कंठ तालु। और इसको क्या बोलेंगे, कंठ ओष्ठ। और इसको क्या बोलेंगे, नासिका, नासिके को। ठीक है, तो देखो कौन कौन से स्वर वर्ड आएंगे। कंठ से किसका उच्चारण होता है, कंठ से होता है आ का उच्चारण, कंठ से। तालु से किसका होता है, तालु से होता है, कंठ से होता है आ, तालु से होता है ई का। मूर्धा से सिर्फ एक स्वर का उच्चारण होता है, वो होता है हमारा री। और ओष्ठ से दो हमारे आ जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था वृत्ताकार में उ। और कंठ तालु से देखो दो वर्ड जुड़े हुए हैं इसमें, एक कंठ एक तालु। तो कंठ से आ, तालु से ई, और आ और ई से मिलकर मैंने आपको बताया था कि आ और जब छोटी ई मिलती है तो क्या बनता है, ए। और जब बड़ा आ और बड़ी ई मिलेगी तो आपका क्या बन जाएगा, ए। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ए। और इसी प्रकार कंठ और ओष्ठ, देखो कंठ, कंठ में तो आ और ओष्ठ में आपका क्या, ऊ, तो ये क्या बन जाता है, ओ। तो यहां पर आ जाएगा ओ। ठीक है, और नासिक से, नासिका से किसका निर्माण होता है, किसका मतलब किसका उच्चारण होता है, ये होता है अंग। ठीक है, और जो हमारा आहा होता है उसका उच्चारण होता है हमारे कहाँ से, कंठ से। तो आप देख सकते हैं हमारे 11 जो मूल स्वर हैं और जो दो अयोगवाह वर्ड हैं, मैंने 13 के 13 लिख दिए हैं जिनका उच्चारण कहाँ से होता है। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी आप कोई भी बुक से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने स्वर को पढ़ा है। अब अगली वीडियो में हम लोग व्यंजन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।